तो हमने प्रीवियस वीडियो में IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनाइल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने की संभावना है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल करेगा। तो हमें क्या देखना है, ट्रांस इफेक्ट। ये आपके क्या है, 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, जो हमारा ट्रांस पे CO लगा हुआ है। देखिए ये लिगेंड आपके डिफरेंट है, यहाँ पे PF3 है, यहाँ पे PME3 है और यहाँ पे क्या है NME3 है। इसके ट्रांस पे जो CO लगा है, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो CO है वो क्या है, एक्सियल CO भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ट्रांस है पे लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस पे लगा। तो ये लिगेंड इस CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट डालेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें। सपोज हमने इसको दे दिया A, ये हमारा कॉम्प्लेक्स A है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स B है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स C है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो PF3 होता है, PF3 लिगेंड होता है, और जो हमारा PME3 होता है, ठीक है, ये हमारा A का हो गया, ठीक है, ये हमारा B का हो गया और ये हमारा किसका हो गया, NME3 का, C का हो गया। हमने आपको पीछे बता चुके हैं लिगेंड के बारे में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम A से C की तरफ जाएंगे, यानी कि इधर से इधर हम जाएंगे, तो आपको पता है कि जो NME3 बहुत ही अच्छा क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। ठीक है, और PF3 क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है। यानी कि हम इधर से इधर जाएंगे तो जो सिग्मा डोनर एबिलिटी है, सिग्मा डोनर एबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम PF3 की बात करेंगे तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा। तो इस मेटल से अगर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पाई एक्सेप्टर अच्छा है, ये क्या है हमारा बेटर पाई एक्सेप्टर है, सिग्मा डोनर से ज़्यादा अच्छा ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा। अब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यानी ये मेटल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। ये मेटल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। ठीक है, तो डिफिशियंट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पाई बैक बॉन्डिंग होती थी मेटल से, मेटल के D ऑर्बिटल से CO के पाई एंटी बॉन्डिंग में होती थी। आपको पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, होती थी। तो क्या होता था उससे, जो हमारा MC बॉन्ड लेंथ होती थी वो शॉर्टर हो जाती थी जितनी ज़्यादा होती थी। ठीक है, और CO क्या हो जाती थी, लॉन्गर हो जाती थी। अब यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो क्या पाई बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जब पाई बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उतने नहीं जा पाएंगे। तो ये जो MC बॉन्ड लेंथ है ये उतनी कम नहीं हो पाएगी एज कंपेयर टू NME3। अगर हम इस NME3 की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। ठीक है, गुड सिग्मा डोनर। तो अब सिग्मा डोनर तो भर भर के देगा, तो ये मेटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। ये क्या है आपकी पाई BB बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। तो पाई बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, ये जो MC बॉन्ड लेंथ है ये शॉर्टर हो जाएगी, शॉर्टर होगी तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जो चीज़ जितनी छोटी उतनी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, हमने बताया था आपको। और ये जो CO का होता है ये क्या हो जाएगी, ये जो CO होगी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यानी बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई CO की, तो क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है समझने के लिए, ठीक है, इसी से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। पाई बैक बॉन्डिंग वो हमारी क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग जो हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू MC के, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी मेटल टू कार्बोनाइल, ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा MC शॉर्टर हो जाएगा। जितना ज़्यादा शॉर्टर हो जाएगा यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना यानी बॉन्ड स्ट्रांग होना, बॉन्ड स्ट्रांग यानी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, अगर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, MC भी इंक्रीज होगी
और या फिर क्या बोल सकते हैं कि अगर पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है तो हमारी जो CO होगी वो इन्वर्सली होती है, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो ये वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो अब इसी को हम अप्लाई करते हैं, अगर हम A से C की तरफ जाते हैं, ठीक है, ट्रांस लिगेंड की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांस CO की बात हो रही है, आपके ये सिस वालों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये सबसे अच्छा सिग्मा डोनर है, उसके बाद ये है, और ये तो बहुत ही खराब सिग्मा डोनर है, ये पाई एक्सेप्टर अच्छा है, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज होना है, यानी जितना ज़्यादा सिग्मा एबिलिटी इंक्रीज करेगी मेटल उतना इलेक्ट्रॉन रिच, उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो पाई बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, और ये आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी क्या होगी, म्यू MC होगी, एक्सियल वाले की या फिर ट्रांस वाले की, ठीक है। तो न्यू MC भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और न्यू MC अगर इंक्रीज हो रही है तो जो न्यू CO होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसके, ये इस CO की जो इसके ट्रांस पे है, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस वाले CO की। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक्स थी कि आप एग्जाम्स में कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेते। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें हर तरह के एग्जाम्पल की कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम उसको अब देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आए नहीं अभी। देखिए यहाँ पे पूछा गया अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू CO पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कितना अच्छा डोनर है, लिगेंड है। अगर मेटल से अच्छा डोनर लिगेंड लगा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज करेगा, और जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, पाई बैक बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और उतनी कम क्या होगी, CO। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर पाई बैक बॉन्डिंग हमारी अच्छी है तो हमारा जो CO होगा, यानी कि म्यू CO होगा, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमें केवल ये देखना है यहाँ पे कि किसमें पाई बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, जिसमें पाई बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उसका CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। तो हम देख लेते हैं कौन अच्छा डोनर है। यहाँ पे देखिए ये आपका एलाइलिक लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, ये ईटा 3 मोड में लगा हुआ है, यहाँ भी ये ईटा 3 मोड में लगा हुआ है, आपको हम पढ़ा चुके हैं हेप्टासिटी, ठीक है। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला तो ये जो हमारा एलाइलिक लिगेंड है, इससे ये CH3 लगे, ये क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये देंगे इसको, ठीक है, चाहे वो प्लस आई से दें या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से, यानी कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इस लिगेंड पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, इसको देगा, यानी कि ये CO क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। पहला तो इफेक्ट है, ये तो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट डाल पाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, POMe3, ठीक है, POMe3 उतना अच्छा सिग्मा डोनर नहीं होता है जितना अच्छा हमारा क्या होता है, PMe3, ठीक है। तो PMe3 हमारा क्या है, PMe3 जो है हमारा वो क्या है, हमारा ज़्यादा अच्छा सिग्मा डोनर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोर डोनर एबिलिटी, किसके कंपेयर में, POMe3 के कंपेयर में, इसके कंपेयर में इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। अब ये डोनर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो ये ज़्यादा देगा, अब देगा तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कोबाल्ट पे बढ़ा रहा है लिगेंड, और PMe3 बढ़ा रहा है क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा अच्छा डोनर है। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा उतनी अच्छी क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि B के केस में क्या होगी, मोर पाई बैक बॉन्डिंग होगी एज़ कम्पेयर टू A के केस में, ठीक है। और जितनी अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, हमने बताया था क्या होगा, उतना कम क्या होगा, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल क्या सकते हैं, देखिए हम एक ही लाइन में कंक्लूजन यहाँ पे लिख देते हैं आपको, कि जो हमारी क्या है, A के केस में है, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यू CO, यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ A जो है हमारी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ B, क्योंकि B में क्या है,
मोर पाई बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि बी पे जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है उसके जो मेटल है उस पे क्या है, डोनर एटम ज़्यादा अच्छे लगे, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा, और ये जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रीच होगा ये पाई बैक बॉन्डिंग उतनी बढ़ा देगा। यानी कि CO के क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन देगा, हम कई बार बता चुके हैं। तो जितनी अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बहुत अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग यानी बॉन्ड ऑर्डर कम होना, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम होना, बॉन्ड लेंथ बढ़ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। या फिर हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, जितनी अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना कम म्यू CO हो जाएगा, यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी आपको लिखाया था कि पाई बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू CO। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे उतने अच्छे डोनर नहीं लगे हैं जितने अच्छे डोनर लिगेंड इस कोबाल्ट से लगे हुए हैं। सेम केस यहाँ चेक करना है कि जितना ये मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी जितनी अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग होगी CO के एंटी बॉन्डिंग में आएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ना यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आपको पता है ये जो आपका लगा हुआ है, देखिए और सारे लिगेंड तो सेम है, CO लगे हुए हैं। ये जो आपका CP स्टार है इसको क्या बोलते हैं, CP एस्ट्रिक करके लिखा जाता है, ठीक है, CP एस्ट्रिक। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सारे क्या थे, हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, ना वो माइनस शो करता है ना प्लस आई शो करता है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या मिथाइल है, तो मिथाइल का क्या होगा, यहाँ पे इसकी डोनर एबिलिटी होगी। मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये CP क्या बोला जाता है, ये हमारा क्या CP एस्ट्रिक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CP से। तो हमें पता है कि जो हमारा CP एस्ट्रिक है यानी कि ये वाला CP है मिथाइलेटेड, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन CP। याद रखिएगा हमेशा, वो तो रीज़न आपको दिख ही रहा है क्यों ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 5 मिथाइल लगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 5 हाइड्रोजन को 5, तो ये क्या करेंगे, मेटल को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो भर भर के देंगे, ये उतने ज़्यादा नहीं दे पाएगा, तो ये ज़्यादा करेगा तो ये Mn क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हमें अभी बताया जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी कम क्या होगी, CO स्ट्रेचिंग, यानी कि A के केस में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी और B के केस में ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उसी तरह करके कि न्यू CO यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ A हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ B, क्योंकि A में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है क्योंकि डोनर अच्छे लगे। उसी तरह यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे B की कम हो गई थी क्योंकि B पे ज़्यादा अच्छे डोनर लगे। तो जितने अच्छे डोनर होंगे मेटल उतना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जितना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना कम CO हो जाएगा। सिंपल थ्योरी है, ठीक है। तो इस बेस पे हम ये 2 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, बने रहिएगा क्योंकि वो टॉपिक पहली बार आ रहा है। आपने से पहले में भी कुछ ही स्टूडेंट ने उसका नाम सुना होगा, नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल, उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, तो बने रहिएगा नेक्स्ट सेगमेंट में। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेट में जो आपके अब आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनकॉमन टॉपिक है, ठीक है। अनयूजुअल CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल। अभी तक हम लोगों ने मेटल कार्बोनाइल में नॉर्मल ये पढ़ते थे कि जो फ्री CO होता है, ठीक है, जो मेटल बॉन्डेड नहीं होता उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी, और जो मेटल बॉन्डेड CO होता था, चाहे वो मेटल पॉजिटिव हो उस समय, चाहे वो निगेटिव चार्ज रखता हो, ठीक है, उसकी मोस्टली केसेस में क्या होता था, कम होती थी। अब कुछ ऐसे केसेस हम देखेंगे हैवियर मेटल्स के। डी ब्लॉक में क्या है, जो हैवियर मेटल है ना, उनके केसेस में क्या होगा, हैवियर मेटल यानी 4D और 5D, वो भी कौन से, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट बॉटम में है, यानी कि ग्रुप 10, ग्रुप 11 और ग्रुप 12। मेनली हम इन 3 ग्रुप की बात करेंगे, 9 ग्रुप के भी कुछ एग्जांपल हैं इरिडियम के, ठीक है। तो मेनली हमें किस पे फोकस करना है, ग्रुप 10, 11 एंड 12 के जो हैवियर ट्रांजिशन मेटल है, राइट बॉटम कॉर्नर बोलते हैं उनको। जैसे हमारे कौन कौन से हो गए, Ag हो गया, Au हो गया, ठीक है, मरकरी आपका हो गया, PD हो गया, PT हो गया, ठीक है। इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे
पाई बैक बॉन्डिंग फेवर नहीं करती है। तो पाई बैक बॉन्डिंग अगर फेवर नहीं करेगी तो हमने ये बताया था कि पाई बैक बॉन्डिंग पे ही CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, कि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम होती है। अगर पाई बैक बॉन्डिंग ही ना हो तो वो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पाई बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाता है, डिसफेवरेबल हो जाता है। तो पाई बैक बॉन्डिंग काम नहीं करता है। तो केवल किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा बॉन्डिंग पे, जो कि हमारी लिगेंड टू मेटल होती है। तो हम थोड़ा सा वहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो हमें अभी तक क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेटल कार्बोनाइल की, अगर हम किसी मेटल कार्बोनाइल की बात करें, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल, इसकी जो स्टेबिलिटी होती थी, स्टेबिलिटी जो होती थी मेटल कार्बोनाइल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी पाई बैक बॉन्डिंग के। बता चुके हैं हम आपको, जितना ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती थी मेटल से कार्बोनाइल की तरफ, उतना MC बॉन्ड क्या हो जाता था, स्ट्रांग हो जाता था। बढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े थोड़ा सा यहाँ समझ ले शॉर्ट में, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा शॉर्ट और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ये उतना ज़्यादा वीक हो जाता है। मगर जो हमारी मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है MC बॉन्ड पे। जितना बॉन्ड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो मेटल कार्बोनाइल स्टेबल होगा, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। यानी जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना क्या होगा, मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी होगी या मेटल कार्बोनाइल स्टेबल होगा। तो अगर ये पाई बैक बॉन्डिंग डिसफेवरेबल हो जाए, ऐसे केसेस जहां पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाए, डिसफेवरेबल, यानी पाई बैक बॉन्डिंग ना हो पाए, तो क्या होगा। तो अब अगर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, खुद ही सोचिए, अगर ये पाई बैक बॉन्डिंग जो हो रही थी, दिस इज अ पाई बैक बॉन्डिंग, अगर ये नहीं हो पाएगी तो क्या MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा, नहीं होगा, उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ पाएगा MC बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे मेटल कार्बोनाइल जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग किसी कंडीशन पे डिसफेवरेबल हो जाती है, वो मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल। अभी एग्जांपल लेंगे, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अभी केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए स्टेबिलिटी का, सारी की सारी स्टेबिलिटी मेटल कार्बोनाइल की किस पे डिपेंड कर रही थी, पाई बैक बॉन्डिंग पे। जितनी अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग थी उतना ज़्यादा मेटल कार्बोनाइल स्टेबल था, अगर किसी कंडीशन में पाई बैक बॉन्डिंग ना हो पाए। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ना हो पाए, तो आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट देखिए, कब पाई बैक बॉन्डिंग डिसफेवरेबल होगी। पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल हैविंग कैटाइनिक चार्ज, यानी मेटल पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो। ऑब्वियसली बात है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। सेकेंड कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो हमारा मेटल होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाइयर होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल शुड बी हाइयर, ठीक है, हाइयर। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे क्या होते हैं लेट ट्रांजिशन मेटल, उनकी क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइयर होती है। ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता ही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो तो कॉमन पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है। यहाँ पे देखा गया जो हमारे पीरियड 10, 11 और 12 के थे एलिमेंट, उसमें क्या होता है अप टू डाउन जब हम आते हैं, ठीक है। सपोज करिए हम कोई पीरियड ले लिए, ठीक है, सपोज करिए हमने कॉपर का ले लिया, ठीक है, तो कॉपर से AgAu की तरफ आएंगे तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, यानी जो नीचे वाले होंगे 4D और 5D सीरीज वाले होंगे, इन केस ऑफ किसमें, इन केस ऑफ 10 ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 10
11, 12, ठीक है, कुछ केसेस 9 के भी देखे गए हैं, ठीक है। इनके केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, बॉटम यानी कि 3D से 4D और 4D से 5D आएंगे, ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइयर, यानी कि हमारे जो 4D और 5D के मेंबर होंगे, यानी कि हमारे कौन से Ag और Au या Pt और Pd, ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, ये जो होंगे इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने ऊपर वाले यानी 3D से ज़्यादा होगी, यानी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल शुड बी हाइयर, उसको वो compete करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, जेड इफेक्टिव हाइयर, ऑब्वियस सी बात है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी हायर, शुड बी हाइयर। आपको पता है जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली बॉन्ड रखेगा, यानी अपने अगर मेटल का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, अभी हम आपको एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो टाइटली बॉन्ड रखेगा, यानी जाने नहीं देगा। तो या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव टर्म में बोल सकते हैं या तो जेड इफेक्टिव के टर्म में बोल सकते हैं, यानी कि हमारी ये 3 कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। चौथी कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4th कंडीशन क्या है, मिसमैच, मिसमैच, मिसमैच द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन मेटल d ऑर्बिटल, मेटल d ऑर्बिटल एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे हमारा लिगेंड क्या है, CO है, मेटल कार्बोनाइल की बात हो रही, CO। तो ये 4 पॉइंट आपको फुलफिल होने चाहिए फॉर नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल। तो अगर ये 4 पॉइंट कोई फुलफिल कर लेता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्री CO से ज़्यादा होगी। पहला क्या है, मेटल हैविंग कैटायनिक चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल शुड बी हाइयर, ये मोस्टली कौन रखते हैं, लेट ट्रांजिशन मेटल ऑफ 10, 11 एंड 12 ग्रुप। ध्यान रखिएगा, सारे मत काउंट कर लीजिएगा पूरे डी ब्लॉक के, ठीक है, मोस्टली कौन बनाते हैं, 10, 11, 12 और कुछ एग्जांपल इरिडियम के आपको ऑस्मियम और इरिडियम के भी देखे गए, ठीक है, 9th ग्रुप से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है अप टू डाउन बढ़ती है, यानी 3D से 5D की तरफ आएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ेगी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि PT जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी PD से भी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइयर है या जेड इफेक्टिव हाइयर है, तो पाई बैक बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि मेटल क्या कर रहा है, टाइटली बॉन्ड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को। और 4th तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिसमैच द एनर्जी गैप बिटवीन मेटल d ऑर्बिटल एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी कि जो मेटल के d ऑर्बिटल है और CO का पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी क्या हो, मिसमैच हो, यानी इक्वल नहीं हो। अप्रॉक्सीमेट जब इक्वल होगी तभी तो आसानी से वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप कर पाएंगे, यानी पाई बैक बॉन्डिंग करा पाएंगे, ठीक है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इतनी कंडीशन पाई बैक बॉन्डिंग को क्या करती है, डिसफेवरेबल करती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनके एग्जाम्पल हम देख लेते कौन कौन से ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है, तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा है, नॉन क्लासिकल का PdCO4 2+, लिखते चलिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, PdCO4 2+। उसी तरह PtCO4 2+, ये हमने आपको किस में दिया था, अभी जो मेंटी का क्विज हुआ था वहाँ पे हमने इसको दिया था, बच्चे धोखा खा गए थे। वहाँ पे बच्चों ने इसको क्या कर दिया था, इसको CO फ्री CO से कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली थी। एक्सेप्शनल केस है नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल का, यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो तो बहुत एग्जाम्पल है। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक हमारा हो सकता है AgCO+, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है AgCO2
2+ एंड देन बहुत एग्जाम्पल है हमारा AuCO+, देन हमारा हो सकता है मरकरी का, वो भी लेट ट्रांजिशन मेटल में आता है, ठीक है, AgCO होल ट्वाइस 2+। हमने कहा था कुछ 9th ग्रुप के भी आ जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं, ऑस्मियम का एक एग्जांपल दिया OsCO6 2+, एंड एक इरिडियम का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है IrCO6 3+। तो ये मोस्टली हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे किसके हैं, नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल के केस में। इन केसेस में क्या होता है, जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो डिसफेवरेबल होती है, यानी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। कंडीशन हमने लिखा दी है किस वजह से, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी, मेटल कैटायनिक रखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है चार्ज कैटायनिक रखा हुआ है, जेड इफेक्टिव हाइयर है, और क्या है जो हमारे CO और D ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, CO के एंटी बॉन्डिंग और मेटल के D ऑर्बिटल की वो मिसमैच है, सेम नहीं है। तो ये कंडीशन ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो अगर ये पाई बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं तो ये किस चीज़ पे डिपेंड है, ये केवल डिपेंड है किस चीज़ पे डिपेंड है, अगर यहाँ पे अगर इन कॉम्प्लेक्स में पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, डिसफेवरेबल हो रही है। पाई बैक बॉन्डिंग यानी किसकी तरफ होती थी, पाई बैक बॉन्डिंग हमारी होती है मेटल से लिगेंड की तरफ। अगर ये नहीं हो पा रही है तो ये क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पाई बैक बॉन्डिंग पे, और इन केसेस में तो पाई बैक बॉन्डिंग डिसफेवरेबल है, मगर ये क्या है, कम स्टेबल है, उतने स्टेबल तो नहीं है, इनको बोला जाता है अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबल है तो मगर कुछ ना कुछ मार्जिनल स्टेबिलिटी तो होगी ही होगी ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्जिनल स्टेबिलिटी होती है वो किस चीज़ पे अब डिपेंड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, आपको हमने पढ़ा चुका है, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक सिग्मा बॉन्ड होती है जो लिगेंड से मेटल की तरफ होती है, और एक पाई बैक बॉन्डिंग होती है जो मेटल से लिगेंड के साइड होती है। तो पाई बैक बॉन्डिंग तो खत्म हो गई, बची कौन सी, तो इसकी जो मार्जिनल स्टेबिलिटी होती है। ऐसे तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मगर जो मार्जिनल ठीक है स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्डिंग, और सिग्मा बॉन्डिंग किसकी तरफ होती है, सिग्मा बॉन्डिंग हमारी होती है लिगेंड टू मेटल, तो लिगेंड से मेटल की तरफ, यानी कि हमारा लिगेंड कौन सा है, CO लिगेंड है, ठीक है, हमारा लिगेंड कौन सा है, CO, ठीक है, तो CO से M की तरफ, ये सिग्मा बॉन्डिंग हमारी, इसको जो मार्जिनल स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है, सिग्मा बॉन्डिंग वजह से, क्योंकि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, केवल यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, तो आपको पता है कि जो हमारा CO का एंटी बॉन्डिंग है, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ से रब करते हैं, हल्का सा थोड़ा और यहाँ डाटा देते हैं कि जो हमारा, जो अगर हम सिग्मा बॉन्डिंग देखते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी, जो मार्जिनल स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड थे, यानी कि हमारा क्या है, CO पे जो हमारे नॉन बॉन्डिंग थे, ठीक है, ये मेटल की तरफ करते, इसी को सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रही है इसकी मार्जिनल स्टेबिलिटी सिग्मा बॉन्डिंग पे। और हमने बताया था ये जो आपके नॉन बॉन्डिंग है यही क्या है, HOMO है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है CO का, और यही क्या है, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक एंटी बॉन्डिंग होते हैं, हमने लिखा था स्लाइटली या वीक एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के होते हैं। अगर ये वीक या स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के होते हैं, और सिग्मा बॉन्डिंग CO से मेटल की तरफ होती है इसमें, ठीक है, इसी पे इसका डोमिनेंस है, ठीक है, तो इस CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि CO के एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी कि CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए देखा गया कि ये जो नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल थे, जहाँ पाई बैक बॉन्डिंग डिसफेवरेबल थी, केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा था, और हम ये जानते थे कि CO का जो हमारा होमो होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं मेटल को, वो वीक एंटी बॉन्डिंग होता है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा
बॉन्ड ऑर्डर CO का बढ़ाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है, तो हमारी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसी वजह से इन केस में इनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा फ्री CO से ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन फ्री CO, ठीक है, फ्री CO से हमेशा ज़्यादा होती है। यही क्वेश्चन हमने मेंटी में दिया था, फ्री CO से ये वाला था, इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, रीज़न समझ गए होगे। यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो CO वीक हो जाती, तब तो कम हो जाती CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। पाई बैक बॉन्डिंग ही नहीं है तो जो पहली बात, पाई बैक बॉन्डिंग ना होने से ये अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। मगर कुछ ना कुछ इसकी स्टेबिलिटी वो किसकी वजह से है, सिग्मा बॉन्डिंग। और आप जानते हैं सिग्मा बॉन्डिंग जब भी होगी CO के एंटी बॉन्डिंग से जाएंगे और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फ्री CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, अभी हम बहुत डिटेल में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अभी आप थ्योरी समझ गए होंगे, कंडीशन क्या है कि कौन से एग्जाम्पल है और किस चीज़ पे इसकी मार्जिनल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे ये कैटायन थे, ठीक है, जो नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल के कैटायन थे, ये किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये कैटायन है तो ऑब्वियस है कि इनके साथ कोई ना कोई एनायन, काउंटर एनायन होगा। तो इनके साथ जो काउंटर एनायन होता है, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत पूछा तो नहीं जाएगा, काउंटर एनायन जो होता है इनके साथ, एनायन के साथ, वो काउंटर एनायन हमारे कौन कौन से मोस्टली हो सकते हैं, Sb2F11 माइनस, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हमारा हो सकता है BOTF5 का होल 4 माइनस, ठीक है। मोस्टली ये काउंटर आयन पाए जाते हैं। आपको केवल रिमाइंड रखना है कि में भी कभी पूछ लिया जाए कि ये जो हमारे नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल होते हैं उसमें जो कैटायन होते हैं हमारे, वो किस काउंटर एनायन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये काउंटर एनायन के साथ वो चिपके रहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं डाटा वाइज, क्योंकि डाटा दिखाना जरूरी है, उससे याद जल्दी होता है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हमारा है नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल का, वो हमारा है आपका AgCO, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर एनायन होगा हमारा, ठीक है, BOTF5 का होल 4 निगेटिव होता है, तो ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। इनकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, फ्री CO से। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व की गई μCO, वो हमारी ऑब्जर्व की गई 2205 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और फ्री CO की तो आप पढ़ ही चुके हैं बैक में, फ्री CO की कितनी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह हम सेकेंड एग्जांपल आपका ले लेते हैं AU का, AuCOCl, ठीक है, ये हमारा है। इसकी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, फ्री CO से। तो इसकी ऑब्जर्व जो की गई μCO जो ऑब्जर्व की गई, वो ऑब्जर्व की गई 2152 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रॉक्सीमेट। और इसका तो आपको पता ही है, अभी लिखा है CO की कितनी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो हमारे नॉन क्लासिकल होते हैं उनकी फ्री CO से हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जो हमने दिया भी था, PTCO होल 4 2+, ठीक है। इसकी हमेशा किससे ज़्यादा होगी, फ्री CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से। तो इसकी जो μCO देखी गई वो देखी गई हमारी क्या 2251 सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको इसकी तो पता ही है कितनी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने बताया जितने भी आपके ये नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इनकी जो अनस्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। तो इनकी जो अनस्टेबिलिटी होती है वो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से होती है, कि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो केसेस हैं इनकी फ्री CO से ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो क्या है, अनफेवरेबल है,
अनफेवरेबल है, ठीक है। अनफेवरेबल होने की वजह से क्या होगा, ये लेस स्टेबल होंगे, या अनफेवरेबल होने की वजह से क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से अनस्टेबल होंगे। बट जो इसकी मार्जिनल स्टेबिलिटी है, बट मार्जिनल स्टेबिलिटी वो किसकी वजह से अभी बताई थी, स्टेबिलिटी ड्यू टू लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से ही इसकी थोड़ी बहुत मार्जिनल स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि हमारे नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं और उनकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस वजह से इफेक्ट करती है, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। हमने सब बता दिया आपको। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल करा के इस टॉपिक को एंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। पहला जो हमारा है वो Na के कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। NiCO का होल 4, NiCO का होल था X, हैलोजन है X, जहाँ पे NiCO का होल था X2 2-, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें स्टेबिलिटी में अरेंज करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल का, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने बताया था आपको कि जो 3D के हैं, ये हमारा Na किसका है, 3D का है। तो यहाँ पे कोई नॉन क्लासिकल का केस तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी इनकी जो है, स्टेबिलिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन क्लासिकल का केस नहीं है, क्योंकि ये किसके 3D के हैं। नॉन क्लासिकल किस में लगता है, 4D और 5D में, वो भी हमारे राइट बॉटम कॉर्नर वाले, ठीक है। तो यहाँ के केस में सीधा है कि ये हमारा 3D का मेंबर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ की जो स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पाई बैक बॉन्डिंग। तो हम देख लेते हैं किस में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जो जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होगा उसमें पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे CO लगा है, सारे CO हैं। यहाँ पे क्या है, एक CO हटा के X आ गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा हैलोजन होता है, X जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे X है, ठीक है, हैलोजन है, ठीक है, X-, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing in nature and electron withdrawing in nature, ठीक है। तो अब अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या X बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तो कोई भी X नहीं था, हाइलोजन, यहाँ पे एक हाइलोजन है, यहाँ पे 2 हाइलोजन है। तो ये हाइलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है। तो ये जो हाइलोजन होगा इस Na के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे थोड़ा डिफिशियंट होगा Na, और यहाँ पे तो 2 हाइलोजन लगे हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या होगा, ये Na बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा ये मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उतनी पाई बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग देखें तो क्या है, फर्स्ट केस में ज़्यादा है। अगर इस केस में देखें तो पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर हम इसको A देते हैं, इसको हम B देते हैं और इसको हम C देते हैं, तो हमारा A केस में पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद B आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग किस केस में, C केस में, क्योंकि यहाँ 2 हाइलोजन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो अब यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कम हो गई। और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पाई बैक बॉन्डिंग पे। तो हम बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, और फिर सबसे कम स्टेबल C हो जाएगा। ये तो नॉर्मल केस था, ठीक है, जहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी, क्योंकि 3D का था। तो यहाँ पे नॉन क्लासिकल का केस नहीं, पाई। तो हमें पता है कि जितना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग X लगा है और यहाँ पे क्या लगे, 2। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिशियंट करेगा। तो पाई बैक बॉन्डिंग इस मेटल
की कम होगी CO की तरफ, तो ये पाई बैक बॉन्डिंग कम यानी कि स्टेबिलिटी कम। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम इस केस में आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देखते ही जान जाएंगे कि ये जो केस था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारा केस था PTCO का, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल थोड़ा सा। PTCO होल 4 TCO होल 4 x+2+, ठीक है, x2+, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, वही हम कह रहे थे मिस है, ठीक है। यहाँ पे 2+ था, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे 1+ हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे पूरा चार्ज गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम पीछे भी बता चुके हैं ये किसका केस है, दिस इज़ अ केस ऑफ नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल। आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत ही, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल केस है, तो यहाँ पे जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, डिसफेवरेबल होती है। तो ये पाई बैक बॉन्डिंग पे तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती थी, जो इसकी मार्जिनल स्टेबिलिटी थी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, सिग्मा बॉन्डिंग पे। और सिग्मा बॉन्डिंग किससे किसकी तरफ होता है, CO से मेटल की तरफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं CO से मेटल की तरफ। ये अब हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग। तो हमें यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग को नहीं चेकआउट करना है, इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे क्या था, हमें स्टेबिलिटी देखने के लिए पाई बैक बॉन्डिंग चेकआउट करनी, 3D सीरीज़ का था। ये हमारा नॉन क्लासिकल का है, लेट ट्रांजिशन मेटल का। तो यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग तो डिसफेवरेबल हो जाती है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, और मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, मिसमैच होती है। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं करते। तो यहाँ स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा बॉन्डिंग पे। अब देखिए, अगर सिग्मा बॉन्डिंग पे इस मेटल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, हम थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं, अगर CO से मेटल की तरफ इस चीज़ पे इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है, तो आप ये बताइए कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होंगे इस मेटल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस मेटल से X लगे हैं, ज़्यादा X लगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसको डिफिशिएंट करेंगे, और जितना ये मेटल डिफिशिएंट होगा CO से उतने इलेक्ट्रॉन, उतनी जल्दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। यानी सिग्मा बॉन्डिंग कब ज़्यादा होगी, जब ये वाला मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो हमारे X हैं वो मेटल से अटैच होंगे। यानी कि यहाँ पे तो 2 X अटैच है, और यहाँ पे 1 X अटैच है, और यहाँ पे 1 भी नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको A दे दें, इसको हम B नंबर दे दें, और इसको C दे दें, तो A से C की तरफ जाने पे हमारी जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये मेटल डिफिशिएंट होगा, और ये CO अपने नॉन बॉन्डिंग उतनी जल्दी इसकी तरफ शिफ्ट कराएगा, तो ये बॉन्डिंग उतनी जल्दी स्ट्रांग होगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। उल्टा केस हो रहा है, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग पे डिपेंडेंस नहीं है। तो हम अगर इधर से इधर जाते हैं, किसकी तरफ, A, B और C की तरफ जाते हैं, तो हमारी क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम सीधा बोलें तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी A से B से C की तरफ जाने पे जो हमारी सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग क्या हो रही है, A से B की तरफ जाने पे और B से C की तरफ जाने पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो रही तो हमारे नॉन क्लासिकल मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती थी, सिग्मा बॉन्डिंग पे, जो मार्जिनल स्टेबिलिटी थी। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, A देन B और देन C। तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थे दोनों एक दूसरे के अपोजिट केस थे। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही थी, पाई बैक बॉन्डिंग पे तो X क्या कर रहा था, पाई बैक बॉन्डिंग कम कर रहा था, तो स्टेबिलिटी कम कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं कर पाए, तो X क्या करता है, सिग्मा बॉन्डिंग को इन्हांस करता है, क्योंकि मेटल को डिफिशिएंट करता है, तो लिगेंड जो CO है वो और जल्दी देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑर्डर हम यहाँ से कर सकते हैं कि ये इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज
स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड दिस केस इज़ अपोजिट। तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थे, दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ बच्चा गलती करेगा, यहाँ पे नहीं गलती करेगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह मिल जाएगा आपको, नॉर्मल होता है, सब जानते, मगर ये आ गया तो बच्चा अपोजिट लगा के आ जाएगा और उसके मार्क्स 4 नंबर गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नॉन क्लासिकल का केस, अनयूजुअल CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, और ये तो नॉर्मल केस था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या था, आज का लेक्चर था। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करेंगे, उसके बाद लाइक करेंगे, और जिन जिन बच्चों को जो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करेंगे कि क्या नहीं समझ में आया, और जिनको आ गया है वो भी कमेंट करेंगे कि सर हाँ समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके हमारे जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पे जितने टीचर हैं, हमारी फैकल्टी है, वहाँ से भी आप कोई भी डाउट हो, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे फिजिकल हो, अलग अलग फैकल्टी है, सब आपको वहाँ पे आंसर देंगे। तो हमारे ग्रुप का नाम क्या है, द एल्केमी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा द एल्केमी के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।